नमस्कार, आदाब। फ्रीडम एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। शारदा स्कैम कोलकाता के इतिहास में वो काला अध्याय है जिसमें लाखों गरीब लोगों के सपने चकनाचूर हुए। शारदा स्कैम पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा। 2009 में चर्चा में आए इस स्कैम में टीएमसी के कई नेताओं का नाम सामने आया, जिसमें मुकुल रॉय, कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार का नाम तो आया ही, साथ ही राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर हुए इस घोटाले में लाखों लोगों के सपने भी चकनाचूर हुए। अब हैरानी की बात यह है कि शारदा स्कैम और नारदा स्टिंग में नेताओं के नाम सामने आने के बाद आज वो नेता बीजेपी के नेता हैं। सवाल यही है कि बीजेपी अब वो वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें बीजेपी दागी नेताओं के दाग धो देती है। सबसे पहले आप ये खास खबर देखिए और फिर हम आपको इसी मुद्दे पर बीजेपी से सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, टीएमसी से रिजू दत्ता जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी से बात करेंगे। दम हो टाइगर तो उसमें होता है जो शारदा चिटफंड के लोगों को जेल में डाल दे, जांच करे, गरीबों के पैसे लाए, तब टाइगर मानेंगे। टाइगर कभी चोर लुटेरों को बचाने का काम नहीं करता है। शारदा स्कैम कोलकाता के इतिहास में वो काला अध्याय है जिसमें लाखों गरीब लोगों के सपने चकनाचूर हुए। शारदा स्कैम पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा। 2009 में चर्चा में आए इस स्कैम में टीएमसी के कई नेताओं का नाम सामने आया, जिसमें मुकुल रॉय, कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार के साथ साथ कोलकाता के बहुत से बड़े चेहरों का नाम सामने आया। राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर हुए इस घोटाले में लाखों लोगों के सपनों को तो तोड़ा ही, साथ ही कोलकाता की राजनीति में उथल-पुथल भी मचाई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि शारदा स्कैम में जिन लोगों के नाम सामने आए वो धीरे धीरे बीजेपी में शामिल होते चले गए और बीजेपी की मशीन ने स्कैम में लगे जिद्दी दाग भी धो डाले। और ये कारनामा क्योंकि बीजेपी में ही हो सकता था, जिसका अंदाजा शायद टीएमसी के और दूसरी पार्टी के नेताओं को भी था। मुकुल रॉय का नाम नारदा स्टिंग में आने के बाद टीएमसी में मुकुल रॉय का कद छोटा हुआ और ममता बनर्जी का भरोसा भी टूटा, जिसके बाद मुकुल रॉय टीएमसी से बीजेपी में जा मिले। इससे पहले मुकुल रॉय का नाम नारदा स्टिंग में आया। रिश्वत लेते वो कैमरे पर कैद हुए। शारदा स्कैम में भी सीबीआई ने कई राउंड की पूछताछ की, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही सारे दाग साफ हो गए। कुणाल घोष का नाम शारदा घोटाले में 2009 में तब सामने आया जब कुणाल घोष ने शारदा चिट फंड कंपनी को बेचने की बात सुदीप्तो से की, जिसके बाद कुणाल घोष से सीबीआई ने पूछताछ की और शारदा चिट फंड घोटाले की परत दर परत खुलती चली गई। कुणाल घोष से सीबीआई ने कई राउंड की पूछताछ की, लेकिन फिर कुणाल घोष बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने इनके भी घोटाले और स्टिंग में दिख रही धांधली के सारे दाग जड़ से खत्म कर दिए। हेमंत बिस्वा शर्मा, तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले मुकुल रॉय और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बीच 3 अक्टूबर 2018 को फोन पर बातचीत हुई थी। ये बातचीत लीक हो गई थी, जिसे लेकर खबर भी छपी थी। इस बातचीत में कहा गया था कि बंगाल के आईपीएस को टारगेट करने के लिए सीबीआई को इस्तेमाल करना है। इसके 2 दिन बाद सीबीआई 40 अफसरों को लेकर कोलकाता पुलिस प्रमुख के घर पहुंच जाती है। कई घंटों की लंबी पूछताछ होती है, लेकिन हेमंत बिस्वा ना तो गिरफ्तार होते हैं और ना ही कोई स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड होती है। आरोपों के मुताबिक शर्मा पर शारदा कंपनी से हर महीने 20 लाख रुपए लेने का आरोप लगा, लेकिन जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की। 28 अगस्त 2015 को वो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद आज तक उन्हें सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। शुभेंदु अधिकारी का नाम शारदा घोटाले में आया। उस समय वो राज्य के परिवहन मंत्री थे। नाम आने के बाद शुभेंदु ने टीएमसी से 2016 में इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए।
20 साल की उम्र में शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस छात्र परिषद नेता के रूप में 1996 में मिदनापुर में कोऑपरेटिव आंदोलन में शामिल हुए। 3 साल बाद वो टीएमसी से जुड़ गए। नंदीग्राम आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी के विश्वास पात्र बने। टीएमसी के एक धड़े के अनुसार उन्होंने 2011 विधानसभा चुनाव में ममता सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो 2009 और 2014 में तामलुक से सांसद रहे। 2016 में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और नंदीग्राम आंदोलन से जुड़ गए। वह ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 के नेता थे। सुनील कुमार मंडल का नाम शारदा घोटाले में आया, साथ ही नारद स्टिंग में भी। सुनील कुमार मंडल ने लेफ्ट मोर्चे के सहयोगी फॉरवर्ड ब्लॉक से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 2011 में वे गलसी से विधायक चुने गए। फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक के रूप में उन्होंने फरवरी 2014 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान टीएमसी उम्मीदवार को वोट दिया। इसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वह वर्धमान पूर्व से 2 बार लोकसभा सांसद रहे। वह मुकुल रॉय के करीबी माने जाते हैं। शीलभद्र दत्ता का नाम शारदा चिटफंड घोटाले में सामने आया, जिसके बाद ममता बनर्जी से शीलभद्र की दूरियां बढ़ गईं और 2016 के बाद इन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। शीलभद्र दत्ता ने भी कांग्रेस छात्र परिषद से अपना करियर शुरू किया। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। 2006 में वे दल बदलकर टीएमसी से जुड़ गए। 2009 में उन्हें तृणमूल यूथ कांग्रेस टीएमवाईसी के जिला युवावस्था बनाए गए। 2011 में वे बैरकपुर से विधायक चुने गए और 2016 में दोबारा जीते। बंसरी दत्ता, पूर्व मिदनापुर की कांथी उत्तर सीट से विधायक बंसरी दत्ता भी अधिकारी परिवार के करीबी मानी जाती हैं। वे 2011 और 2016 में कांथी सीट से विधायक चुनी गईं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी शारदा घोटाले में सामने आया। इनसे सीबीआई ने कई घंटे की लंबी पूछताछ की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बांकुरा की बिशनपुर सीट से विधायक थे। वे ममता बनर्जी की पहली कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया। वे 2016 चुनाव में विष्णुपुर से हार गए थे। दीपाली विश्वास, 2016 विधानसभा चुनाव में दीपाली विश्वास ने गजोले निर्वाचन क्षेत्र से सीपीएम उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। शुभेंदु अधिकारी के मालदा में पार्टी पर्यवेक्षक बनने के बाद विश्वास जुलाई 2016 में टीएमसी में शामिल हुई थीं। सैकत 2016 उपचुनाव में मंटेश्वर से विधायक चुने गए। उनके पिता संजल पंजा के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। सैकत पिछले 3-4 महीने से बागी हो गए थे। शुक्र मुंडा अलीपुरद्वार जिले के नगर काटा सीट से विधायक हैं। 2011 टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और नगर कटा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जोसेफ मुंडा को जीत मिली थी, लेकिन 2016 में टीएमसी ने शुक्र को अपना उम्मीदवार बनाया और वो जीत गए। तापसी मंडल, 2016 विधानसभा चुनाव में सीपीएम की जिला नेता तापसी मंडल पूर्वी मिदनापुर जिले की हल्दिया सीट से लेफ्ट मोर्चे की उम्मीदवार थीं। अशोक डिंडा, पूर्व सीपीआई नेता अशोक डिंडा 2016 में पूर्व मिदनापुर में तामलुक से विधायक नियुक्त हुए। वे पूर्व मिदनापुर जिले में सीपीआई का चेहरा थे। विश्वजीत कुंडू कलाना से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2011 में वे कलाना से जीते और 2016 में दोबारा विधायक चुने गए। विश्वजीत शुभेंदु अधिकारी के करीबी माने जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी के विधायक से इस्तीफे देने के बाद सुनील मंडल के घर पर हुई बैठक में विश्वजीत भी शामिल थे। दशरथ टिर्के, 2016 में आरएसपी से टीएमसी में शामिल हुए दशरथ टिर्के अलीपुरद्वार से सांसद चुने गए थे। 2019 में वो बीजेपी के जॉन वर्ला से हार गए। इससे पहले वे कुमार ग्राम से 3 बार 2001, 2006 और 2011 में विधायक भी रह चुके हैं। तृणमूल के सांसद कभी संसद के अंदर काली शाल ओढ़कर जाते हैं, कभी काला छाता लेकर जाते हैं और वो ब्लैक मनी के विरोध में प्रदर्शन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दीदी को कि दीदी, आप सांसदों को तो भेज रही है ब्लैक मनी के विरोध में,
मगर शारदा चिट फंड में जो पैसा गया है वो ब्लैक है या व्हाइट है, शारदा चिट फंड के दोषियों को क्यों बचा रही है? अब सिद्ध हो गया है कि टीएमसी के नेता ही इस चिट फंड को आगे चलाने में मदद करते थे। और चलिए अब चलते चलते आपको यह भी बता दें कि आखिर शारदा चिट फंड घोटाला है क्या। शारदा चिट फंड स्कैम की शुरुआत साल 2000 के दशक में हुई। बिजनेसमैन सुदीप्तो सेन ने इस ग्रुप की स्थापना की। सुदीप्तो ने इस ग्रुप के तहत 4-5 प्रमुख कंपनियों के अलावा 239 कंपनियां बनाई। आरोप है कि सुदीप्तो ने अपनी प्रमुख कंपनियों शारदा रियलिटी, शारदा कंस्ट्रक्शन, शारदा टूर एंड ट्रेवल और शारदा एग्रो की अलग अलग स्कीमों में लोगों के बीच जारी की। इन कंपनियों ने 3 तरह की स्कीमें चलाईं। ये 3 स्कीमें थीं: फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और मंथली इनकम डिपॉजिट। इन स्कीमों के जरिए भोले वाले जमाकर्ताओं को बताया गया कि उनके निवेश के बदले 25 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, साथ ही प्रॉपर्टी या फॉरेन ट्रिप भी मिलेगी। इस तरह शारदा ग्रुप ने साल 2008 से लेकर 2012 तक 4 कंपनियों के जरिए पॉलिसी जारी करके करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। ग्रुप की एक स्कीम ऐसी थी जिसमें कहा गया था कि अगर आप कंपनी में 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 25 साल बाद कंपनी की ओर से आपको 34 लाख रुपए वापस मिलेंगे। जगह जगह एजेंट नियुक्त करके छोटे निवेशकों से उनकी बचत के पैसे इकट्ठे किए गए। सुदीप्तो की चिट्ठी में तृणमूल सांसद कुणाल घोष और दूसरे नेताओं का नाम आने के बाद ये घोटाला राजनीतिक रूप से चर्चा में आ गया। इस पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने आनन फानन में इस पर कार्रवाई की। ममता ने 22 अप्रैल 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्यामल कुमार सेन की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने का ऐलान किया। कहा ये कि कमेटी पूरे मामले की तहकीकात करेगी। इसके अगले ही दिन ममता बनर्जी ने छोटे निवेशकों की रकम लौटाने के लिए 500 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड बनाने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि इस फंड के जरिए छोटे निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। इसके लिए पैसा जुटाने के लिए राज्य सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। राज्य सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन का भी ऐलान किया। इसी एसआईटी का चीफ राजीव कुमार को बनाया गया। ममता सरकार के खिलाफ थी। रविंद्र कुमार, फ्रीडम एक्सप्रेस। और दादा यूएस में क्या होगा? हाँ, स्कैम में टीएमसी के कई नेताओं का नाम सामने। बंगाल के चुनाव को लेकर के दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक सरगर्मियां तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और बंगाल इलेक्शन को लेकर के ही आज हमारी एक खास डिबेट है, जिसमें हमारे साथ सुदेश वर्मा हैं, नेता हैं बीजेपी के, रिजू दत्ता हैं, नेता हैं टीएमसी के, और गौतम लहरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का फ्रीडम एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। सुदेश जी, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा और इस जो आज का जो मुद्दा है उस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि टीएमसी के बहुत सारे लीडर जो शारदा स्कैम में जो आरोपी रहे, नारदा स्टिंग में जिन लोगों का नाम आया, वो बीजेपी में शामिल हुए। क्या माना जाए, क्या बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है पश्चिम बंगाल में कि जो भी कोई घोटाले में आया बीजेपी में आ गया और उसे अब आने वाले समय में टिकट मिलेंगे और वो ममता बनर्जी से फाइट करेंगे? नहीं, पास्ट सिन जो है किसी का भी, अगर किसी ने कोई गलती की हो तो उसको तो हम लोग वाश नहीं कर सकते, लेकिन इतना चेक्स एंड कंट्रोल हमारी पार्टी में होता है कि आगे वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत डिसिप्लिन पार्टी है हम लोग, कैडर बेस्ड पार्टी है, चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। और जो भी जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसको नतीजे तक पहुंचना चाहिए
और जिसने भी गलती किया उसको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग तो ये भी बोलते हैं, ये कोई वॉशिंग मशीन ममता जी एक पॉलिटिकल जुमला हो सकता है, उनका बोलने का तरीका अच्छा लगता है, राइमिंग थोड़ा सा, लेकिन लोगों को समझ है। और ऐसा पहले भी हुआ है कि लोग आए हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने उनके जो कृत्य है उसको माफ कर दिया हो या उसको कंडोन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक कुछ सिद्ध नहीं हो जाता उनके खिलाफ, कोई निर्णायक दौर पर नतीजा नहीं पहुंच जाता, तब तक आप किसी को पूर्णतः दोषी नहीं मान सकते। देश का कानून इसी तरह चलता है, आपको पता ही है कि कंटेस्ट करने के लिए भी आपको जब तक सजा नहीं हो जाती है हाईएस्ट कोर्ट से, आप कंटेस्ट कर सकते हैं। जब कानून ही ऐसा है तो सिर्फ बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना, उल्टा तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूं हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोगों से कि आप बताइए कि आपकी पार्टी में जब थे तो बहुत अच्छा थे, आप उनको डिफेंड कर रहे थे, और बीजेपी में जब ज्वाइन कर लिए तो आप उनके खिलाफ हो गए। अरे आप ही के पार्टी से आए हैं और आप डिफेंड करते थे, हम जब कुछ बोलते थे। आपका ये सवाल मैं रिजू जी की तरफ ही बढ़ा देता हूं, मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगा। रिजू जी जवाब दीजिए कि आपकी देखिए बात ये है ना, देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, बात ये है ना कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके नेता या उनके सांसद या उनके एमएलए अगर क्रिमिनल भी हुए तो। इसीलिए आज के डेट में लोअर हाउस और अपर हाउस मिला के अगर आप देखेंगे तो 113 ऐसे एमपी हैं जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये पहला बात है। और रहा बात शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, सौमित्र खा, अर्जुन सिंह, जिन जिन लोगों को बीजेपी आज फ्रंटलाइन लीडर बना दिया है बंगाल के इलेक्शन में, ये लोग तो सब टीएमसी में थे। टीएमसी में इन लोगों ने जो गलत काम किया था हमने कभी डिफेंड नहीं किया। हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करने से पहले सीबीआई ईडी का उनके ऊपर प्रक्रिया चल रहा था, उसी टाइम बीजेपी ने इनको गले लगा लिया, क्योंकि इनके पास तो ग्रासरूट बंगाल में कैडर भी नहीं था, लीडर भी नहीं था। अब उनको लगाने के बाद शुभेंदु नारदा का जो वीडियो बीजेपी का यूट्यूब चैनल से चल रहा था वो हटा दिया गया। तो इसीलिए इसको वॉशिंग मशीन ना कहते हैं कि यहां पर आप क्रिमिनल हैं और जैसे बीजेपी का वॉशिंग मशीन में घुस गए, उसमें ईडी और सीबीआई का डिटर्जेंट डल गया तो ये भगवा ओढ़ के योगी बन जाते हैं जी, है ना। लेकिन रिजू साहब टीएमसी ने भी तो कोई एक्शन नहीं लिया ना, ममता धरने पर बैठ गई। अरे वो तो और उनको प्रमोशन दे रहे थे और अच्छा कैबिनेट बर्थ दे रहे थे कि नहीं मत जाओ, मत छोड़ो पार्टी, रिवार्ड दे रहे थे। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हम लोग किसी को भी ऐसे बढ़ावा नहीं देते हैं। और जो आप धरने की बात कर रहे थे वो एक ही बार हुआ था, वो जब राजीव कुमार सर को इलीगली टारगेट किया गया था बाय द बीजेपी एंड द सेंट्रल मशीनरी। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले नड्डा जी आए थे बंगाल में, इसको उनके कॉन्वॉय में पथराव हुआ, ये इतना बड़ा नेशनल स्टोरी बना कि मैं खुद 25 तो डिबेट कर चुका हूं नेशनल टीवीज पे, पर उसका कभी भी हम लोग कंडोन नहीं करते, कभी भी ना सपोर्ट करते ना कंडोन करते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हुई हैं। आप देखिए नड्डा जी का कॉन्वॉय लीड कर रहा था राकेश सिंह। मैं बीच में रोकना चाहूंगा सुदेश जी, बीजेपी में जितने भी लोग टीएमसी से टूट करके आए, चाहे कांग्रेस से टूट करके आए, अगर 3 साल 2016 के बाद की बात करेंगे, लगभग 18-19 लोग ऐसे आए, जिसमें से मुकुल रॉय आए, शुभेंदु आए, इसके अलावा भी और बहुत सारे, दीपाली विश्वास आए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आ गए। तो एक लंबी फहरिस्त है, 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन क्या बीजेपी का यही स्टैंड है कि जिनके ऊपर जो दाग लगे हैं उन्हें बीजेपी में लेकर के आ जाइए, उन्हें कोई लालच दे दीजिए। हेमंत बिस्वा, सीबीआई उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद 2016 के बाद आज तक कोई पूछताछ हेमंत बिस्वा के साथ इसलिए नहीं होती क्योंकि वो असम के मंत्री हैं। तो ये बीजेपी का ये जो सिस्टम है, तो रविंद्र जी क्या कहेंगे जी? मैं सुदेश जी से ही जवाब चाहूंगा जी। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने बताया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब तक वो आपकी पार्टी में थे, आप उनको बहुत शिद्दत से बहुत इज्जत करते थे, उनको आप और मंत्री पद भी दे रहे थे। अब आपकी पार्टी में क्या हो रहा है? आप चाहते थे कि वो नहीं जाए, आपकी पार्टी को नहीं छोड़े, और निश्चित ही पश्चिम बंगाल की राजनीति पर जो भी ध्यान रख रहे हैं उन्हें पता है कि आज अगर ममता बनर्जी जी की अराजकता वाली पार्टी को, अराजकता वाली सरकार को अगर कोई पार्टी चैलेंज कर रही है तो कौन सी पार्टी है? ये बीजेपी है। आज कोई लेफ्ट की बात नहीं कर रहे, कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, तो ये सीधा फाइट है बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी। अब ये बताइए, तृणमूल कांग्रेस अगर मजबूत होती तो तृणमूल कांग्रेस ने छोड़ के लोग बीजेपी में क्यों आते? मजबूत की तरफ जाते हैं, कमजोर की तरफ तो कोई नहीं जाता। अपने राजनीतिक फ्यूचर को कोई डार्क में नहीं डालेगा, तो लोग छोड़कर आ रहे हैं। बीजेपी पहले भी लोकसभा चुनाव हुआ था, आपने देखा था रविंद्र जी,
कि लोकसभा चुनाव में भी बहुत से लोग पार्टी छोड़ के, कांग्रेस पार्टी छोड़ के, बाकी पार्टी छोड़ के हमारे पास आए। इसलिए आए कि उन्हें अपनी राजनीति करनी थी। उन्हें दिखता था कि बीजेपी से बड़ी कोई पार्टी नहीं, मजबूत कोई पार्टी नहीं है, तो बीजेपी के लिए कोई अनटचेबल नहीं है। हम लोगों के लिए भले ही अनटचेबल हो, हम किसी को अनटचेबल नहीं मानते। अगर कोई अपनी राजनीति को हमारी पार्टी में आगे करना चाहता है हमारे डिसिप्लिन में, तो दे आर वेलकम। जी सुदेश जी, मैं रोकना चाहूंगा। रिजू जी, आपका भी मैं सवाल लूंगा। गौतम लहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दो सवाल आपसे कर लिए, उनकी भी तरफ मुझे जाना चाहिए। गौतम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बंगाल की पॉलिटिक्स को बहुत भीतर से गंभीरता से समझते हैं। गौतम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी कह रही है कि भाई उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। हाल क्या है आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे देश को पता है। अभी तक तो 2016 के बाद तो कुछ हुआ नहीं, जब से उन्होंने पार्टी बदली कुछ हुआ नहीं। टीएमसी में थे तो घोटाला हो गया, बीजेपी में है इन्वेस्टिगेशन रुक गई। आखिर ये बंगाल का माजरा क्या है? देखिए, माजरा यह है कि बहुत ही दुखद है कि ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, खासतौर पे शारदा लाडा, हमने देखा है कि 2016 से सारे चुनाव में ये डिस्कस हो चुके हैं। चुनाव के दौरान हम लोग एक चर्चा करते हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, आम जनता मानती है कि हमाम में सब नंगा है। इसलिए मैं जो चुनाव का नतीजा देखिए, शारदा सबसे बड़ा चुनाव इशू हुआ था 2016 विधानसभा चुनाव में, उसका कोई असर नहीं हुआ। चुनाव के रिजल्ट से अब देखिए, ममता को 211-12 सीट मिले थे। लेकिन बात यह है कि ये जो लोग आ रहे हैं तृणमूल छोड़ के, इसे अपना कारण जो है, बेसिक कारण जो है, वो कारण है कि जो अपना जिस एरिया में वो काम करते हैं, जिस एरिया से वो विधायक है, जैसे 2019 का जो चुनाव है वो बंगाल के लिए टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। भले ही कुछ लोग बोलते हैं कि लोकसभा का चुनाव का असर विधानसभा में होता नहीं है, लेकिन बंगाल में ऐसे नहीं हुआ। मैं याद दिला दूं कि 2009 में ममता ने जब 2019 सीट जब मिले थे, 2011 में वो सत्ता में आए थे वामफ्रंट को हटा के, वामपंथी को हटा के। लोकसभा का एक तरह से रिफ्लेक्शन हुआ है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में अपोजिशन को हर टाइम 40% से वोट मिलता था, भले ही 30-40 सीट मिलता था, लेकिन वोट प्रतिशत 40 है। ये एक तरफ से ना पूरा ध्रुवीकरण है बंगाल का राजनीति में, सत्ता का पक्ष, सत्ता का विपक्ष। आप ममता बनर्जी को पक्ष में है कि खिलाफ है, इसी के ऊपर ध्रुवीकरण होता है ज्यादा दौर पे। तो जो लोकसभा चुनाव में जो 121 जो विधानसभा सीट है, उसी में देखा गया कि भाजपा आगे चल रहा है। बहुत सारे ऐसे सीट है जिसमें भाजपा का लीड रहा है 40,000, 50,000। उस एरिया का जो तृणमूल विधायक है वो अगर भरपाई नहीं कर पाया किसी का, उसके ऊपर जो एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो वो चाहता है कि अपना गढ़ बचाने के लिए जो भाजपा जो एक उभर के आ रहा है, चैलेंज दे रहे, सभी मान रहा है, खुद टीएमसी भी मान रहा है कि उसका मेन चैलेंजर बीजेपी है। टीएमसी नहीं बोल रहा है कि मेन चैलेंजर सीपीएम और कांग्रेस नहीं मान रहा है ना, वो नॉन प्लेयर हो चुके हैं। तो इसलिए जो अपना जो राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए, भले ही भ्रष्ट हो, दागी हो, जो भी हो, वो भाजपा में इसलिए आएंगे क्योंकि उसको वहां पे उसका अपना जो जगह है उसको बचाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर एक काउंटर रिएक्शन भी कुछ जगह पे हो रहा है, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा है। जो शुभेंदु का आज ही बंगाल का अखबार में खबर छपी है कि नंदीग्राम में कुछ पंचायत एरिया में शुभेंदु के खिलाफ जो पुराना भाजपा थे वो आपत्ति कर रहा है, वो शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु आने के पहले ही क्योंकि नंदीग्राम में भाजपा आगे बढ़ रहे थे। शुभेंदु आने के बाद शायद उसका और ज्यादा ताकत मिलेगा, बात सच है। शुभेंदु मैं आपको रोकना चाहूंगा। रिजू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। बंगाल का चुनाव जीतने के लिए आरोप प्रत्यारोप के अलावा टीएमसी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है इस बार? क्योंकि जो भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसमें टीएमसी में ही वो लोग थे जो आज बीजेपी में हैं। अगर वो उस मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को टक्कर देना शायद मुश्किल होगा। तो उसके मेन मुद्दे क्या हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया रविंद्र जी। बात ये है ना कि जब विधानसभा वोट होता है किसी स्टेट में, तो उस स्टेट के जितने भी निवासी हैं वो वोट देते हैं किसके लिए? वो वोट देते हैं कि नौजवान जो है उनको नौकरी मिले,
स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, अस्पताल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, पेट्रोल डीजल का दाम घटे, गैस का दाम घटे, आलू प्याज का दाम घटे। डेवलपमेंट के मुद्दे पे ऑल ओवर अगर आपका ये करेंगे, समराइज करेंगे, तो डेवलपमेंट के मुद्दों पे हर इंसान वोट देता है कि हमारा डेवलपमेंट हो। और आप देखेंगे ममता बनर्जी हैज फॉर्म द गवर्नमेंट लास्ट 2 टर्म्स solely without any party support or anything based on development। हमने कभी भी वायलेंस, धर्म, ये सब का सहारा नहीं लिया। ममता बनर्जी आज भी बोल रही है, देखो मैंने हेल्थ केयर फ्री कर दिया है, मैं 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा हूं, मैंने राशन फ्री कर दिया जून तक, मैंने कन्याश्री में यूएन से मुझे अवार्ड मिला, मैंने 80 लाख बच्चियों का पढ़ाई का जिम्मेदारी लिया है। तो ये सब डेवलपमेंट का मुद्दा है। मैंने कोविड में बंगाल का जो मैनेजमेंट है वो कोई उतना मैनेजमेंट देश में किसी ने नहीं किया है। तो ये सब डेवलपमेंट मुद्दे हैं, इसके ऊपर हम बात करना है लोगों से। हमको धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का, राजनीति करने का जरूरत नहीं है, ना ही हमको वायलेंस के ऊपर राजनीति करना। हम डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करें, वही हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। सुदेश जी, रिजू साहब कह रहे हैं कि वो धर्म आधारित राजनीति पश्चिम बंगाल में नहीं करेंगे और वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ेंगे। बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, इनकी बात से इनके दर्शक जो होंगे ना हंस रहे होंगे, क्योंकि ममता दीदी की जो राजनीति है वो पूरी फिरका परस्ती पर ही बेस्ड है। अगर फिरका परस्ती को हटा दीजिए तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के वोट के लिए इतने पागल नहीं होते ये लोग। जब ओवैसी जी का एंट्री हुआ, आपने देखा किस तरह से हुए, किस तरह से ममता दीदी परेशान हुई। तो मुद्दा ये है कि ममता दीदी, देखिए बंगाल एक कल्चरल जगह है, कल्चरल संस्कृति जिस द्वारा ज्यादा जाता है। हम लोग एक बंगाली को मानते हैं कि कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव है वो। और देखिए वहां जो रंगधेनु समझ रहे हैं, ममता दीदी ने कहा रंगधेनु, रामधेनु बोलते हैं रेनबो को, रामधेनु रविन्द्रनाथ टैगोर की आपको लिटरेचर में मिलेगा सब जगह। उन्होंने बोले रामधेनु नहीं, राम थोड़ा कॉमनल है, रंगधेनु कर दो। उसी तरह आकाशी बोलते हैं, कल्चरल एक्सप्रेशन आसमान के बारे में, उसको ममता दीदी आकाशी नहीं आसमानी बोल दो। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को बताना है कि वो आसमानी बोले। अरे भाई, जो इतना कॉमनल व्यक्ति है, जो सिर्फ वोट के लिए एक कम्युनिटी को रिझा सकता है, वो व्यक्ति अगर इस तरह की बात करे तो अच्छा नहीं लगता। देखिए, हम लोग बंगाल के कल्चर के लिए खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं मुस्लिम हिंदू वाली राजनीति ना हो। हम चाहते हैं कि एजेंडा देश में किसने लाया? देखिए बात तो है कि भाजपा ने लाया। अब विकास की आप बात करिएगा, हम आपको आपके अचीवमेंट पर घेरेंगे। सरकार में आप हैं, आप जब जा रहे हैं तो अपने अचीवमेंट की बात करेंगे और हम बताएंगे आपने क्या गुरु गोबर किया है पश्चिम बंगाल में, उस पर हम लोग बात करेंगे। पूरा भारतवर्ष ने जो 70 सालों में भी, अब बीजेपी के भी 2 बार टर्म्स आए हैं, कांग्रेस के भी इतने बार सत्ता में थे, जितना चीजें भारतवर्ष ने बनाया है 70 सालों में, वो अभी मोदी जी की सरकार, सब मोदी जी का सरकार आके एक एक करके बेच रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन, भूल गए क्या? तो विकास कुछ नहीं था। ममता दीदी जब आपकी साथी थी तब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, तब ऐसे ढोंगियों का सरकार नहीं था। ये किसका सरकार था? वाजपेयी जी अलग थे क्या? अरे भैया, वाजपेयी जी भी बीजेपी के ही है, आरएसएस आइडियोलॉजी के हैं। देश के पुराने बाकी लोग हैं, आपका भ्रम है, भ्रम मत पालिए। ठीक है, बीजेपी ने एक स्लोगन था आप लोगों का, बेटी बचाओ, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो स्लोगन था कि चेतावनी था? क्या हो रहा है भाई साहब? पश्चिम बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा औरतें गायब हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। आपको पता है नहीं आंकड़े? आप बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। चाय में कुछ हम लोगों ने तो किया है और विकास को पश्चिम बंगाल में ले जाएंगे। मुझे लग रहा है लिख के रखिए, 4.5 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने गांव बसा, चाइना में चले गए। अरे ममता दीदी की बात करिए ना, चीन की बात हम लोग करने की बात मैं आपको रोकना चाहूंगा। रिजू साहब, डिफेंस सीक्रेट जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप में घूम रहा है और आप बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए रिजू साहब, तो शर्म आनी चाहिए। रिजू साहब बंगाल के इलेक्शन को हटा के मानेंगे। देखिए, बंगाल के इलेक्शन पे रहिए, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी किसी नेता का क्षमता नहीं है वो करने का, क्योंकि लोग दीदी के साथ। जी रिजू साहब, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन पे रहिए। मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि जिन लोगों के ऊपर शारदा स्कैम के दाग हैं वो पहले टीएमसी के नेता थे, अब बीजेपी के नेता है। मैं शारदा स्कैम के जो नेता थे, जो नारोदा के नेता थे, आज सुदेश जी को उनसे परमिशन मांगना पड़ रहा है यही है स्टेज पे जाने के लिए। ये तो शर्म की बात उनके लिए है। रिजू साहब, हमारे लिए पाउडर नहीं लगाया है जी, जो है वो है। अच्छा सुदेश जी, आपको कैसा लग रहा है? हमने उनके पाप को अगर उन्होंने किया है तो नहीं धोया है।
आपकी नहीं, तरह मेरे नहीं को कि एक आपके चीज साथ है तो बताइए, बहुत बढ़िया थे, आप भाजपा जब में चले पुराने गए तो आप लोग- उन्हीं को गाली देने लगे। सुदेश जी, लेकिन मैं कुछ तो आपका शर्म सम्मान करिए, करता हूँ, मैं अपने ही आपका लोग थे दिलीप आपके। जी का सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप लोग पुराने बीजेपी के समर्थक हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ, दिलीप जी का सम्मान करता हूँ, पर मुझे ये जानना है कि अभी जब आप लोगों को मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी से ऑर्डर लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं तो चुपता होगा सर। किसी से ऑर्डर नहीं लेता भाई साहब, ये बीजेपी है, आपको नहीं पता बीजेपी कैसे चलती है। चुभेगा और तो चिंता जरूर मत सर। करिए, इसमें गौतम जी, सबको राजनीति करने का अधिकार है। जिसको अभी गौतम आपकी पार्टी टिकेगी कि नहीं, देखिए चुनाव जी, तक सुदेश जी, कितने सुदेश टूटने जी, हैं, कितने लोग आएंगे हमारे साथ। सुदेश जी, बहुत लंबा हाँ, लाइन लगा हुआ है। जी, ये तो बात सही है, जी, आप लोग जोड़ेंगे या तो सीबीआई ईडी तोड़ेंगे या नहीं, जो खुद ये तोड़ के आएंगे। नहीं, ये जो जैसा आपके गौतम दा पीएम ने बोला कि सर, बीजेपी आपके चैलेंज पास कर रही है, चैलेंजर के पास कोई क्यों चाहते हैं? सर, जब मजबूत होती, ममता दीदी ने क्या बोला, सब लोग एक हो गौतम जाओ दा, बीजेपी को देखिए रोकने के गौतम लिए। दा इतने इसका मतलब बड़े बीजेपी बड़ी पत्रकार फोर्स हैं, है ना, मैं ममता दीदी गौतम दा अकेले बस नहीं आपको रोक लेके पाएंगी एक ना। चीज बोलूंगा, इसका मतलब यही है ना बीजेपी रविंद्र का जी। जो वोट शेयर जी, बढ़ा है, एक बीजेपी मिनट, का जो वोट शेयर बढ़ा है, एक सेकंड रविंद्र जी, एक जी, सेकंड, मैं गौतम दा जो बोला है उसको पकड़ के एक चीज बोल रहा हूँ। गौतम दा ने बोला है बीजेपी इज द ओनली चैलेंजर ऑफ टीएमसी इन बंगाल, एब्सोल्युटली ठीक है, करेक्ट। और जो वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है 2019 लोकसभा में या वगैरह वगैरह, आपको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस सीपीएम का जो लेफ्ट गवर्नमेंट था उसका वोट शेयर गिर के आ गया था लोकसभा के टाइम 6.34% में, कांग्रेस का हो गया 3.32%। तो जो बीजेपी को जो वोट शेयर परसेंटेज मिला वो टीएमसी से नहीं मिला है, वो कांग्रेस और सीपीएम का वोट शेयर जाके बीजेपी में गिरा है। हाउ डज इट अफेक्ट टीएमसी? हम लोगों को तो अभी भी 43% से 57% का वोट शेयर है ही हमारे पास। देखिए गौतम दा भूल बोल रहा हूं। रिजू जी इन्हीं से आंकड़ों पर बात पूछूं करें। क्या रविंद्र जी? मैं माफी चाहूंगा सुदेश जी, मैं बीच में आप काफी बोलिए, मैं रोकना चाहूंगा और मैं गौतम जी के पास आना चाहूंगा। गौतम जी, जो वोट शेयर की जो बात हो रही है उसमें पिछले दिनों भी ये काफी चर्चा में रही है बात। बीजेपी जिस तरीके से फाइट कर रही है, पिछले अगर 6 अगर विधानसभा के चुनाव में देखें और उसके अगर विधानसभा का वोट परसेंटेज देखें, जिसकी बात रिजू दत्ता भी कर रहे हैं, उससे लगता है कि बीजेपी में जो टक्कर है वो बराबरी की, या जैसे रिजू दत्ता दावा कर रहे हैं उस तरह की कोई बात निकल करके सामने आएगी, क्योंकि ऐसा दिखता तो है नहीं। बात तो देखिए, बात जो रिजू ने कहा वो बात तो सही है, क्योंकि बंगाल में ऊपर में भले ही वामपंथी कांग्रेस का कोई मोर्चा हो, नेताओं का मोर्चा होता है, लेकिन नीचे का जो है कैडर और जो समर्थक, वो अगर चाहते हैं कि ममता बनर्जी सरकार को हटाना है सत्ता से, कौन हटा सकते हैं? इसलिए वो चूज किया बीजेपी को, क्योंकि 2014 में उतना बीजेपी ताकतवर नहीं थे, लेकिन 2019 का चुनाव से जैसे बीजेपी सारे उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। देखिए, पार्टी का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इतने बार एक बंगाल में जा चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने खास तौर पे एक लक्ष्य रखा है, जैसे असम के बाद, त्रिपुरा के बाद बंगाल को कैसे कब्जा किया। मैं बस आपको यही रोकना चाहूंगा, माफी के साथ, आप मेरे सीनियर भी हैं, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। सुदेश जी, बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वोट परसेंटेज का हाल कोई छुपा हुआ नहीं है, आंकड़ों की बाजीगरी उसे आप बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं आंकड़ों के बलबूते पर जो है वो सत्ता परिवर्तन हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी जो जोड़ तोड़ की जो राजनीति कर रही है वो तो दिखाई दे रही है, इसके अलावा और क्या प्लान है पश्चिम बंगाल को लेकर के? कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये बताइए कि अभी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने बोला कि इतने एमपी जो है तोड़ कर उनके पास आ रहे हैं। ठीक है, हम तो जो लोग खुद तोड़ कर आ रहे हैं, तोड़ करके पश्चिम बंगाल जीतेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते। सुदेश जी, मैं कह रहा हूँ कि तोड़ करके ही, दागियों को तोड़ करके पश्चिम बंगाल जीतेंगे। पोड़ना नहीं होता है। जो भी ममता दीदी की अराजकता से परेशान है, एक नई राजनीति करना चाहता है पश्चिम बंगाल के लिए, विकास के लिए, वो लोग वेलकम है, हमारे एजेंडा के तहत आएंगे, पार्टी डिसिप्लिन में रहकर काम करेंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और मैं आपको बताऊं एक छोटा सा बात, चाहे दागी भी है, नहीं दागी है तो देखा जाएगा ना, उनको दागी को सजा होगी। दागी तो नहीं है, एलिगेशन लगाया, हमने ही लगाया था, इन्होंने नहीं माना था, अब हमारे पास आ गए तो ये मानने लग गए। अब देखिए मुख्य बात क्या है राजनीति में, देखिए मतलब आप लगाएंगे, अरे दत्ता आप सुन लीजिए ना, अरे एक तो सुने दादा, एक सुने। देखिए होता क्या है ना, होता क्या रविंद्र जी, जब एक पार्टी का नेता जो मुख्यमंत्री है वो बोलता है कि भाजपा को रोकने के लिए सब लोग हमारे साथ आ जाओ,
वहां कांग्रेस बोल रही है उनको, ममता दीदी को, कि भाजपा को रोकने के लिए हमारे साथ आ जाओ। यानी कि भाजपा अकेले से नहीं रुकेगी इनसे, ये तो मान ही चुके हैं। तो भाजपा बहुत बड़ी शक्ति है, ये तो इनके आर्गुमेंट से पता लग रहा है। भाजपा देखिए मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में ट्रांसलेट नहीं होता, लेकिन जब केमिस्ट्री हो जाएगा पश्चिम बंगाल की जनता के साथ तो मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करेगा। और हमने केमिस्ट्री स्टैब्लिश किया है। गौतम दा ने सही बोला, हमारे नेता जाएंगे, जाते रहेंगे, सभी लोग जाएंगे, हम लोग सब अच्छा, जाएंगे। सुदेश जी, शुभेंदु अधिकारी जाएंगे, वहां की जनता से अपने आप को जोड़ेंगे। सुदेश जी, मेरा एक सवाल है बदलाव के लिए, और हम बहुत कॉन्फिडेंट है ममता दीदी का ये लास्ट है, उखाड़ फेंकेंगे इनकी सत्ता को। सुदेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है सुदेश जी। अच्छा, मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी कल मीडिया के सामने बोला है टोटल 78 to 80,000 बूथ है पूरे पश्चिम बंगाल में, हमारे पास इतने बूथ लेवल कैडर नहीं है कि सारे बूथ पे हम रिप्रेजेंटेशन दे सके। ये उनका बात है, मेरा नहीं है। ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जो एक मुद्दा आज इस मीटिंग में टच नहीं हुआ, जो कल दीदी का नंदीग्राम से अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करने का सबसे बड़ा मुद्दा था। नंदीग्राम इज द होली साइट फॉर फार्मर्स एजिटेशन। ये आपको समझना पड़ेगा सर। और ये जहां सर इंडस्ट्रियलिस्ट, हम तो फार्मर के साथ है ना। आप लोगों का तो काम ही है गरीबों का जमीन खींचो और वहां पर देखिए, इसीलिए आनंद में नैनो बना, वो तो नहीं चलेगा। तो मेरा एक सवाल, ये सब नहीं चलेगा, फैक्ट्स पे बात करिए। नहीं, दूसरा प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बंगाल में आए, फार्मर्स से मिले, एक मुट्ठी चावल का ऐलान किया, जो चलो अभी फिर बंद भी हो गया, तो वो आके फार्मर के घर में खाना भी खाए। बट एकदम फैक्ट है कि उनके घर से, उनका जो रेसिडेंस है अमित शाह जी का, वहां से 80 मिनट की दूरी पे सिंगू बॉर्डर है, जहां पर 60 फार्मर्स खड़े खड़े इस तपती ठंड में, दिल्ली के कड़कड़ाती ठंड में मर गए। वहां एक बार नहीं जा पाए। 1500 किलोमीटर यहाँ आके फार्मर्स के साथ खाना खाना जरूरी था। ये दो सवाल का जवाब। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि आप लोग पश्चिम बंगाल में तो आप बनाइए, आप स्वतंत्र हैं। पश्चिम बंगाल में मुद्दा नहीं बनेगा, आप कहिए। हम लोग पूरे देश के लिए हैं, पूरा देश किसी एक जगह के लिए नहीं है। और हम वो करेंगे जो किसानों के लिए फायदेमंद हो। सबसे बड़ा हम आपकी राजनीति के कारण कुछ नहीं करेंगे। और हम लोग को पता है बंगाल से हम कल्चरली नहीं है, कल्चरली हमारी संस्कृति है वहाँ की, आप समझ रहे हैं, भाषा अलग है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जो बताना चाह रहे हैं। आपको हटाना पड़ेगा, सीए लागू हटाना पड़ेगा, और बहुत जल्दी फार्म बिल्स, ये फार्म बिल सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पूंजीपतियों के हाथों में बेच रहे हैं फार्मर को। देखते हैं ना क्या होगा क्या नहीं हो। फार्म बिल नहीं है, फार्म लॉ है, लेजिस्लेशन है, बिल नहीं है। वो लेजिस्लेशन कैसे पास हुआ था, के द्वारा पास किया हुआ कानून है। संसद का वीडियो दिखाते हैं सर इस चैनल पे, कानून बनाया गया है, समझ रहे हैं आप? ये समझ है आपको? लोकसभा टीवी बंद कर दिया था आप लोगों ने फार्म बिल पास करने के। क्या बच्चा ऐसे बात बोलने, बात करिए, आपको वीडियो दिखाते। रिजू जी, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज आप सवाल सुन लें। एक एक सवाल के साथ इस चर्चा को हम विराम देंगे। पहला सवाल मैं सुदेश वर्मा जी से करूंगा और मैं अंतिम सवाल मैं गौतम साहब से करूंगा। सुदेश जी, आप ही से सवाल है, एक बार वही सवाल है, बीजेपी क्या दाग धोने की वॉशिंग मशीन बन गई है मौजूदा समय में? देखिए, इतना तो जरूर है कि बीजेपी में जो लोग हैं, जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को मानेंगे, भले ही कहीं से भी आए हों, और वो पार्टी के डिसिप्लिन से बनेंगे, और उनके पीछे उन्होंने क्या किया है इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन आगे अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो निश्चित ही पार्टी बहुत स्ट्रांग है। मोदी जी किसी की नहीं सुनते गलत बातों को, अमित शाह जी कभी माफ नहीं करेंगे, नड्डा जी हैं हमारे प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, याद रखिएगा, उस सिस्टम के तहत सबको काम करना पड़ेगा। इसीलिए लोगों को बीजेपी के ऊपर भरोसा है, मोदी जी की वादाओं पर भरोसा है। याद रखिए, आप देखें किसी के खिलाफ एलिगेशन पड़ा, किसी के खिलाफ बताइए, कितने दिन से मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर एलिगेशन नहीं है। रिजू दत्ता जी, आपकी तरफ भी आऊंगी। सुदेश जी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगी? बहुत बड़ी, हम कैसे बताएं, बताइए। अगर हम बोल दें कि इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगी तो आप पूछिएगा कि इसका मतलब हम कंट्रोल करते हैं सीबीआई को? नहीं, कोर्ट ऑर्डर्ड इंक्वायरी है, इंक्वायरी के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से खुद करें, हम लोग क्यों गाइड करें या मिसगाइड करें? हमारा कोई भाग नहीं बनता है। चलिए ठीक है, फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो लीपापोती हो रही है वो हम देख रहे हैं। रिजू दत्ता साहब, टीएमसी में दागी लोग थे, बीजेपी में चले गए, अब टीएमसी
की दिक्कत ये है कि वो वहां चले गए हैं, वोट बैंक कटता हुआ दिखाई दे रहा है टीएमसी को। देखिए, मैं एक चीज बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं कि बंगाल का पॉलिटिक्स आपको समझना पड़ेगा। 1998 से जब तृणमूल जो पार्टी बना था, तब से हमारा पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही है कि हमारी एक ही नेत्री है, वो है ममता बनर्जी। बाकी सब, वो भले ही विधायक हो, सांसद हो या कैडर हो या प्रवक्ता हो, हम सब पार्टी के वर्क, नेत्री हमारी एक ही है। और इसीलिए इस इलेक्शन में भी, इस इलेक्शन 224 में हमारी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो ममता बनर्जी के, बट कैंडिडेट एक ही है, ममता बनर्जी। दैट हाउ द टीएमसी स्ट्रक्चर्ड, इसमें कोई दौरान नहीं। और ये जो वोट होगा, ये वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, गद्दारों को इतिहास भी क्षमा नहीं करता है। तो जो गद्दार और चोरू चक्के का फौज अभी बीजेपी बंगाल में बना है ना, इनको बंगाल जनता कभी वोट नहीं देगी। गद्दार वो है जो डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल के कल्चर को खत्म कर रहा है, मुस्लिम परस्ती कर रहा है, वो गद्दार है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गद्दारी हो रहा है। आप बंगाल में जब भारत में आप लोग जब राजनीति करने आते हैं ना, थोड़ा रविंद्रनाथ, थोड़ा विवेकानंद जी और थोड़ा विद्यासागर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। थोड़ा ये लिंग्विस्टिक डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड है, कल्चर का डिवाइड है। बोलिए तो रविंद्र संगीत सुना दूं मैं आपको। रविंद्र संगीत सुनाओ, आपके गृहमंत्री, इसलिए आपने रविंद्र संगीत सुनाओ, बोलिए। गृहमंत्री हमारे गृहमंत्री आके गलत स्टैचू पे माला पहना। रिजू दत्ता साहब, मैं कह रहा हूँ कंपटीशन नहीं चल रहा है कि किसको रविंद्र संगीत आता है और किसे भरतनाट्यम आता है। मैं आपको माफी के साथ आपसे गुजारिश करूंगा। गौतम साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की भी बातें आपने सुनी और टीएमसी के नेता भी जो रिजू दत्ता है वो बता रहे थे कि उनका वोट परसेंटेज और किस तरीके से वो आगे काम करेंगे। लेकिन सवाल वही है, एक जगह दाग लगे तो एक जगह दाग ढूंढ रहे हैं। और बंगाल की राजनीति के लिए तो कहा भी जाता है कि या तो जब तक खून नहीं बहेगा जब तक कोई पार्टी नहीं जीतेगी, या जब तक कोई आंदोलन नहीं होगा जब तक वहां कोई पार्टी जीत करके आती नहीं। सवाल ये है कि जो मौजूदा समय में जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है और जो दागी जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन्हें लेकर के क्या बीजेपी वहां मजबूत पार्टी के रूप में उभर के सामने आएगी या टीएमसी उधर एक साफ दोबारा से वापसी करेगी? देखिए, ये तो सवाल तो है, ये सवाल है कि जो तृणमूल कांग्रेस में जो थे, जो दागी थे, क्योंकि शारदा नड्डा का एक तो 7 साल हो चुका है और 5 साल हो रहा है, दोनों का कोई नतीजा पे तो अभी तक पहुंचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे ही चल रहा है उसका इंक्वायरी, चार्जशीट अभी तक फाइनल चार्जशीट नहीं हुआ है। इसलिए इतना लंबे टाइम लग रहा है कि लोगों ने इसमें एक्चुअली क्या है ना, लोगों ने सोच लिया कि इससे कुछ होगा नहीं। इसलिए ज्यादा अगर शुभेंदु कहीं पे खड़ा होता है, इसकी वो नारदा में एक्यूज था, इसके कारण उसका वोट नहीं मिलेगा, मुझे ऐसे नहीं लगता है। ऐसे हुआ भी नहीं है। वहां पे राजनीतिक मुद्दे पे ही वोट ज्यादा होता है। जैसे आपको कहा है सबसे पहले, सत्ता का पक्ष, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, ये तो मैं पहली बार जनता मान लिया, जो शारदा में जो रुपया लगाया था उसका अभी सबको वापस नहीं मिला है, तो क्या वो लोग मर गए? वही तो वोट दे रहे हैं। तृणमूल को 211 सीट मिला कैसे? उन लोगों का वोट से ही तो मिला होगा। तो इसलिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा दर पे बहुत मुद्दा हमारा टीवी स्टूडियो ड्राइंग रूम में हो सकता है, आम जनता का बीच में इशू है ही नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी और रिजू दत्ता आपका भी, और सुरेश वर्मा जी हमारे खास मेहमान थे जो बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले समय में क्या बदलाव आएंगे और जिस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप पश्चिम बंगाल की राजनीति को लगते हैं उन पर उनका क्या कुछ कहना है। और जाते जाते हम दर्शकों से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो हमारे इस फ्रीडम एक्सप्रेस जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसे शेयर भी करें। अपना कीमती समय देने के लिए आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।